वंदे आवाज दो, आवाज दो। बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इस बहुत ही संवेदनशील विषय पर, जिसने कि सभी लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन खोया हुआ है, ऐसे हमारे समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे जनप्रतिनिधिगण और इस तमाम क्षेत्र के बापूग्राम, सुमन विहार, 20 बीघा, मीरा नगर, शिवाजी नगर, मालवीय नगर, गीता नगर, जितने भी तमाम हमारे, मैं तो कहूँगी कि जो नगर निगम में सम्मिलित 13 वार्ड हैं, उन सभी क्षेत्रों के सम्मानित जनता, मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ पर पहुँची हूँ और मुझे मेरे सभी भाइयों के, बहनों के लगातार मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से लगातार उनको एक बहुत आशा और उम्मीद, जिसको लोग कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। भाई जो डूब रहा होगा वो तो तिनके को भी अपना बहुत बड़ा सहारा समझता है। तो सभी के मुझे लगातार फ़ोन के माध्यम से भी, मैसेज के माध्यम से भी, कमेंट के माध्यम से भी कि दीदी तुम हमारे बीच में नहीं आ रहे हो। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं भी आपके बीच की हूँ और मैं पूरी तरह से शुरू के दिन से पूरी तरह से आप लोगों के ही साथ में हूँ। जहाँ पे भी उचित माध्यम हमको मिल रहा है, जहाँ पे भी हम तो ऐसे हो रखे है कि दूसरा हमारे दिमाग में आजकल कोई कुछ भी नहीं चल रहा है। जहाँ पे हमको कोई भी दिख रहा है, हमको लगता है कि ये व्यक्ति, ये अधिकारी, ये जनप्रतिनिधि हमारी बात को उच्च माध्यम तक रख सकता है। पता नहीं कब कौन सा हमारा इष्ट देव दैना हो जाए और कब किसको सद्बुद्धि मिल जाए, कब किस समय हमारे पक्ष में पूरे समीकरण बन जाएं। तो हम हर जगह पे, पूरी जगह पे मैं अपनी इस क्षेत्र की बात को रख रही हूँ, क्योंकि जितने चिंतित आप लोग हैं उतने ही चिंतित हम भी हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं है कि हम आपसे बाहर हैं। मेरा यहाँ पे मकान नहीं होगा, मेरी यहाँ पे ज़मीन नहीं होगी, लेकिन हमारे सारे उन अपने लोगों के मकान और ज़मीन यहाँ पे है। और मैं ये एक चीज़ बहुत ही स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी, आज भले बात कब्जे की हो रही हो, शब्द कब्जे का आ गया हो, लेकिन जितने भी लोगों के यहाँ पर मकान बने हुए हैं, हर किसी ने अपने पाई पाई की कमाई से, अपने खून पसीने की कमाई से ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद अपना मकान बनाया। कोई भी ऐसे बिना कब्जा करके सीधा अतिक्रमण करके नहीं बैठा हुआ है। किसी को भी ये पता नहीं था, क्योंकि आज से 70 साल पुराने यहाँ पे बसे हुए लोग हैं, 3 पीढ़ियों से यहाँ पर बसे हुए लोग हैं, जिसकी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे बस गई होंगी। वो कभी सोच सकता था कि हमारे ऊपर कभी इतनी बड़ी विपदा, इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं वन विभाग को भी इस मंच के माध्यम से, बापूग्राम बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से, और जितने भी यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में जितने भी यहाँ पर जितने परेशान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आप सभी लोगों को गवाह मानते हुए मैं वन विभाग को बहुत खुली चेतावनी दे रही हूँ और खुले शब्दों में कह रही हूँ कि आज जो इतनी बड़ी विपदा यहाँ पे इन लोगों के बीच में आई, और इस ठंड में किसी का दुख है, सुख है, कहीं पे आना है, जाना है, सब चीज़ों को भूलकर इस कड़ाके की ठंड में लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये सिर्फ वन विभाग के वजह से बैठे हुए हैं। उनके वजह से, उनके जो गलतियों के वजह से यहाँ पर बैठना पड़ रहा है उनको, मजबूर हो गए लोग। क्या 70 साल पहले वन विभाग नहीं था? क्या मुझे लगता है कि 1 महीने पहले वन विभाग का गठन हुआ? उससे पहले वन विभाग कहाँ सो रखा था? वन विभाग यदि शुरू में ही आज से 70 साल पहले लोगों को बोल देता, जहाँ पे लोग अपना घर बना रहे थे, लोग कहीं पे जमीन ले रहे थे, वहीं पे वन विभाग यदि सख्ताई से कह देता कि ये भूमि वन विभाग की है, जिस तत्परता से और जितनी सक्रियता से लोगों का धक्का मुक्की करके, लोगों की स्वास्थ्य की बिना परवाह किए हुए कि कोई गस खा के गिर रहे हैं, कोई टेंशन में चले गए, किसी को बीपी हाई हो रहा है तब वहीं पे गिर जा रहा है जब अपनी ज़मीन में बोर्ड लगते हुए देख रहा है, तो ये 70 साल पहले भी वन विभाग कर सकता था कि भाई ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ये वन विभाग की ज़मीन है। तो क्यों इतने लोग बसते फिर? सबसे पहली बड़ी गलती तो वन विभाग ने करी। उसके बाद जब इतनी आबादी, 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे लोगों की हो गई हैं, तो हम सभी का बहुत विनम्रता से, बहुत नम्रता के साथ में, मानवता के साथ में अपने
सभी सरकार से भी और माननीय उच्चतम न्यायालय से भी बहुत निवेदन है, क्योंकि हम सब लोग तो वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, इसीलिए आदिम जनप्रतिनिधि को चुनता है। पूरी जनता जनप्रतिनिधि को क्यों चुनती है? कि हमारा प्रतिनिधित्व तो हमारे जनप्रतिनिधि करेगा। तो हमारा सभी उन जनप्रतिनिधियों से और जितने हमारी जो संघर्ष समिति बनी हुई है, मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय उच्चतम न्यायालय से कि मानवता के आधार पर सभी की इन भावनाओं को समझते हुए जरूर कोई रियायत हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी। लगातार देखो, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये बहुत स्पष्ट अभी तक जितनी सारी चीजें आ रही हैं कि जितने लोगों के मकान बने हुए हैं और जिनकी 100 गज 200 गज 500 गज जमीन है, उन पे वन विभाग कुछ नहीं करेगा। जो चीजें आप सुनने में आ रही हैं, क्योंकि अब तो सारी चीजों में ऐसे लग रहा है कि जब तक लिखित कागज हमारे पास स्पष्ट नहीं आ जाता है, तब तक हम सभी को अपना एकता का परिचय, एकता में देखो बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि खाली जमीनों ही वाले बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो तो 100-200 भी नहीं दिखेंगे। तो हमको एकजुटता का परिचय देना है, अपना एकजुट होके पूरे इस संघर्ष में सभी को साथ रहना है। और पूरी मांग हमारी यही है कि जब तक हमारे पास ये सारी चीज़ें लिखित में नहीं आ जाएं, हमारे जो माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे लोग जाएंगे, वहाँ पे जो परेशान पक्ष है, जो यहाँ पर दुखी पक्ष है, जिसको आज बेघर होने का डर सता रहा है, उनके जो वहाँ पर वकील वहाँ पे पैरवी करेंगे, तो उस पैरवी को जरूर उच्चतम न्यायालय संज्ञान लेगा। अभी हमारे कल उपराष्ट्रपति जी हमारे देहरादून में आ रखे थे। देखो बेचैनी कितनी होती है, कैसे लगता है आदमी को। तो मुझे कल 12 बजे यहाँ पे आना था, तब तक हमें सूचना आई कि माननीय उपराष्ट्रपति जी के विदाई के टाइम पे हमको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे रहना है। तो मैंने यहाँ पर संघर्ष समिति के अपने जितने भी लोग थे जिनसे बातचीत हो रखी थी, यहाँ पे गुरी भैया थे, राजेश कोठियाल वगैरह, जितने भी हमारे नूरी भैया वगैरह, सभी से बातचीत हो रखी थी कि मैं आऊँगी। तो मैंने उनको कहा कि अभी मैं एयरपोर्ट पे जा रही हूँ और वहाँ पे माननीय उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उनकी विदाई में मुझे वहाँ पे रहना है। तो सभी ने तुरंत यहाँ से पत्र लिख कर भेजा कि आप इस पत्र को माननीय उपराष्ट्रपति जी को दे दो, ज्ञापन को। और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सुलझे शब्दों में उस पत्र को मैं अभी पढ़ के भी आप लोगों को सुना दूंगी। तो माननीय उपराष्ट्रपति जी के संज्ञान में हमने उस बात को रख दिया है और वो पत्र उन्होंने अपने पीएस को, जो उनके साथ में उस दिन कल ये अधिकारी थे, उनको दे दिया है। उन्होंने कहा कि इसका जो भी हम इस पर पढ़ेंगे, इसको देखेंगे और जो भी फीडबैक होगा आपको जरूर देंगे। तो इस प्रकार से हम सभी लोग लगे हुए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब निश्चल और निस्वार्थ भाव से सभी लोग जब लगते हैं, कहीं पे कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई माओवादी नहीं है, सभी इसी क्षेत्र की जनता है, इसी देश की जनता है, इसी प्रदेश की जनता है, सभी यहाँ पर अपने खून पसीने की कमाई से अपने घरों में यहाँ पे रह रहे हैं। उनकी आवाज़ को जरूर ऊपर तक सुनवाई होगी। एक दिन जरूर निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन तब तक हम सभी को इसी प्रकार से अपने एकता का परिचय देना है और एकजुट कर होकर दिन पर दिन हमारी संख्या बढ़े लेकिन घटे ना, बहुत शालीनता से। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एक बार आंदोलन बहुत सुंदर चल ही रहा था, कुछ लोग उसमें ऐसे घुस गए जिससे कि हमारे अपने लगभग 600 लोगों पे मुकदमे भी लग गए। कुछ लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। हम शांत प्रिय लोग हैं, जो कभी भी दुखी होता है, जो लोग पीड़ित होते हैं, वो हमेशा रास्ता निकालने का सोचते हैं। वो कभी नहीं सोचते हैं ऐसे कि हम उपद्रव मचाएंगे या फिर हम आंदोलन को भटकाएंगे, कहीं पे पत्थरबाजी कर देंगे और हमारा आंदोलन खराब हो, हमारी बात खराब हो। वो हमेशा ये सोच के रहते हैं कि जितनी विनम्रता से, जितनी नम्रता के साथ में हमारी बात अधिकारियों तक, कर्मचारियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंच सके। लेकिन मुझे उस चीज़ का बड़ा खेद है कि हमारा बहुत शांतिपूर्ण आंदोलन लगातार चल रहा था। पूरे सभी लोग अपने घरों से बाहर आके उस आंदोलन में शिरकत कर रहे थे। काफ़ी लोगों को उससे जो पीड़ा पहुंची है, जो दुख पहुंचा है, जो उन पे मुकदमे लगे हैं, जो पत्थरबाजी उस दिन हुई, वो दुर्भाग्य से नहीं होनी चाहिए थी। मैं सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि आंदोलन को, कानून को बिल्कुल भी अपने हाथों में ना लें। हम अपने एकजुटता का परिचय दें, एक साथ दें, लेकिन बहुत शालीनता के साथ में दें। आप सभी लोग यहाँ पर, मेरी वंदनीय मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में पहुंची हुई है, कितना बड़ा दुख होगा इन सभी को।
आप देखो सुबह घर का काम काज भी करा होगा, अन्य कामों पे भी जाना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। और इस मातृ शक्ति के आधार पे पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई में एक एक बच्चे की भी भूमिका थी। उस बच्चे की भूमिका इसलिए थी कि यदि वो बच्चा दूध पीता था, उसको समय पे भोजन मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी माँ घर से उस आंदोलन में रहती थी, उस छोटे से बच्चे को भी दूध नहीं पिला पाती थी, खाना नहीं खिला पाती थी समय पे। तो उस बच्चे का भी योगदान है जो भूखा रहा उस आंदोलन में, उसका भी योगदान है। उस विद्यार्थी का भी योगदान है जो कि स्कूल कॉलेज बंद रहे और वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। हर किसी का उसमें योगदान है। तो जब इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा पृथक राज्य आप लोगों ने इतनी शालीनता से लिया है, तो इस आंदोलन को भी बड़ी शालीनता से हम आगे जारी रखेंगे इसको। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस महादेव की भूमि पे हम बैठे हुए हैं। 3 सिद्धपीठ, चंद्रेश्वर महादेव भगवान, सोमेश्वर महादेव भगवान, वीरभद्र महादेव भगवान और माँ गंगा जो कि सभी को तारने वाली है, सभी को कष्टों को हारने वाली है, उस पतित पावनी माँ गंगा के तट पर हम लोग हैं। तो सभी देवी देवताओं की भी हम पे कृपा रहेगी, आशीर्वाद रहेगा। जरूर एक दिन हमारी सुनवाई होगी और बड़ी शालीनता से आप अपना आंदोलन को चलाएं लगातार, क्योंकि देखो ये यहाँ पे बैठ के आंदोलन कितनी भी भीड़ हो जाएगी, जब तक बात उच्चतम न्यायालय में सक्षम वकील के माध्यम से हम सभी की आवाज़ बन के वहाँ पे नहीं पहुँचेगी, उनको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। तो हमको अपने वकील को, तो हमको बहुत अच्छा वकील उसमें करना है जो कि हमारी पैरवी दोनों भाव से कर सके। वकीलों को पैसा भी चाहिए होता है, पैसे के उससे भी करेगा, और उसके अंदर हृदय में कहीं ना कहीं दर्द और पीड़ा और मानवता भी होगी, तो वही उतनी मजबूती से वहाँ पे बात को रख पाएगा जिसके अंदर दोनों ही भावनाएं जागृत होंगी। तो ये सारी बातें हमको वहाँ पे पहुँचानी है। मैं पूरी तरह से तन से, मन से, धन से पूरी तरह से आप लोगों के साथ में हूँ। लगातार सरकार भी आप लोगों की चिंता कर रही है, मैं ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि सरकार चिंता नहीं कर रही है। सरकार के हाथ कहीं ना कहीं जो बंधे हुए हैं वो इसी वजह से बंधे हुए हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहले आपने देखा होगा कि शुरू में किस प्रकार का निर्णय आया, क्योंकि एक पक्ष को सुना, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक पक्ष को सुना कि वहाँ पे सारे कब्जेधारी, वहाँ पे कब्जे हो रहे हैं, कब्जे के नाम पे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ गया। लेकिन दूसरा पक्ष नहीं सुनना कि वो कब्जे हैं, ये जो लोग रह रहे हैं, किसने कब्जे करवाए, उनकी 3 पीढ़ियां वहाँ पे हो गई हैं, वहाँ पे लोग भी रहते हैं। और यदि मैं सरकारी योजनाओं की, जब मैं यहाँ पे पहुँची तो अभी भाई बात कर रहे थे, हजारों करोड़ों रुपए की सरकारी योजना यहाँ पे चल रही है। बहुत सारे लोगों ने तो उसके बाद ही यहाँ पे घर बनाने शुरू करे, जमीन लेनी शुरू करी। सभी को लगा कि जब यहाँ पे सरकारी, जब पूरी योजनाएं, पूरी सुविधाएं हमको यहाँ पे दे रही है, तो वहाँ पे हमको दिक्कत किस बात की है। और एक चीज़ मैं आप सभी को और बता दूं, अपने मेयर के कार्यकाल में, जो मेरे कार्यकाल का जो हमारा पूरा बोर्ड था, हमने वन विभाग को, जो हमारे 13 वार्ड ग्रामीण क्षेत्र के नए सम्मिलित हुए थे नगर निगम में, तो बहुत सारी जगहों पे काम करने में हमको समस्या उत्पन्न होती थी। कहीं पे हम सामुदायिक भवन बनाना चाहें, कहीं पे कोई बड़ा निर्माण करना चाहें, तो वहाँ पे वन विभाग की एनओसी लेनी पड़ती थी। हमने बोर्ड में उसको पास करवा रखा है, और बोर्ड में पास करवा के उसको वन विभाग को हमारे नगर आयुक्त ने पत्राचार कर रखा है कि ये स्वामित्व भी वन विभाग का स्वामित्व भी हमारे इन 13 वार्डों का नगर निगम को मिल जाए। स्वामित्व मिलना बहुत जरूरी है। कई बार का पत्राचार हो रखा है कि नगर निगम में सम्मिलित तो आपने कर दिया इस क्षेत्र को, लेकिन स्वामित्व भी दो इसको, ताकि हम निर्विघ्न ढंग से यहाँ का विकास कर सके, वन विभाग से एनओसी लेने की हमको जरूरत ना पड़ सके। तो वो पूरा रिकॉर्ड भी, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो बदल जाते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड तो सरकारी खाते में रहते हैं, वो तो सरकारी विभाग है। वो तो ऐसे है नहीं कि अनीता मंगाई अगर आज मेयर नहीं है तो मैं सारे कागज अपने साथ ही ला गई होंगी। ये हमारे जो पार्षद उस समय नहीं थे, उस समय थे, आज नहीं है, तो उनके पास ही चले गए होंगे, उनके घर में। रिकॉर्ड तो नगर निगम के अंदर ही पड़ा हुआ है। मैं नगर आयुक्त से भी बात करूंगी कि हमको एक एक कागज, कब कौन सा कागज हमारे काम आ जाए, कब हमारा एक टुकड़ा कागज का 2 लाइनें कहाँ पे काम आ जाए, हमको वो सारे साक्ष्य जुटाने हैं। मैं नगर आयुक्त जी से बात करूंगी
कि आप जरूर उनको टटोलो कि बोर्ड में पास भी हो रखा है और वन विभाग के साथ में नगर निगम का पत्राचार भी हो रखा है कि स्वामित्व नगर निगम को मिला जाए। उनका क्या जवाब वहां से आया, उन्होंने क्या लिखा उस समय में? कुछ ना कुछ तो उन्होंने जवाब दिया होगा। यदि वो कागज भी मुझे हमें मिल जाता है तो मुझे लगता है कि हमारे जो वकील जो हमारी पैरवी व मान्य उच्चतम न्यायालय में करेंगे, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आधार वहाँ पे भी मिलेगा। तो मैं पुनः आप सभी से इतना निवेदन करना चाहूँगी कि हर समय से ऐसे नहीं कि मेरे कोई भी समय जब भी कोई सामाजिक चर्चा होती है, जितने देर हम बाहर रहते हैं उतनी देर हर समय आजकल एक ही मुद्दे पे चर्चा हो रही है, चाहे वो ऋषिकेश में हो, ऋषिकेश से बाहर हो, एक ही बात की चर्चा हो रही है कि किस प्रकार से हमारे इस क्षेत्र को बचाया जाए, किस प्रकार से हमारे क्षेत्र के पक्ष में निर्णय आए और हमारे पास वो मजबूत कागज आए। तो मैं हर समय आप लोगों के साथ में खड़ी हूँ, हर समय आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों के साथ में हूँ। और मैं सबसे बड़ी बात देखो, हमारे वो सैनिक हम लोगों के साथ में है, उनको भी मैं सैल्यूट करती हूँ। मैं अपने उन सैनिकों को सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने कि अपने प्राणों की परवाह कर, अपने प्राणों के बिना परवाह किए हुए अपने सीमाओं पे डटे रहे। ना गोली का डर रहा, ना तो बर्फ के कमर की बर्फ में खड़े रहे तब भी देश की सेवा करी। यदि 50 डिग्री के तापमान भी खड़े रहे तब भी देश की सुरक्षा करी। और मन में एक ही भाव था कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की भावना। और राष्ट्र कब होगा? जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जब गांव विकसित होंगे तब हमारा देश विकसित होगा। गांव को लेके, गांव के पगडंडियों से लेके देश बनता है। तो ऐसे हमारे पूर्व सैनिक भाई यहाँ पे रहे, मैं आप सभी को सैल्यूट करती हूँ। और मुझे निश्चित तौर पर डिसिप्लिन तो आप लोगों के अंदर कूट कूट के भरा होता है, उदाहरण होता है सेना के डिसिप्लिन का। आप लोगों के नेतृत्व में, आप लोगों के सानिध्य में ये सारा आंदोलन चल रहा है। तो निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि अंजाम तक भी पहुंचेगा और माँ भगवती दुर्गा देवी की कृपा से, महादेव की कृपा से हमारे पक्ष में निर्णय भी आएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझेगा। हमारे जितने वकील वहाँ पर खड़े होंगे हमारी बात रखने के लिए, वो बहुत मजबूती पैरवी करें, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, मानवता के तरह से भी वहाँ पे अपनी पैरवी को करें। एक होता है कि अपना 100% दे रहे हैं, एक आदमी सोचता है कि 100% तो देना ही देना है, लेकिन मैं 120% कैसे दूं, मुझे और एक्स्ट्रा कैसे करना है, उसके लिए भी अंदर भावना जागृत होनी चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सारी चीज़ें हमारे पक्ष में आएंगी और आप लोग इसी सम्यकता के साथ में, इसी धैर्य के साथ में, इसी अनुशासन के साथ में, इसी प्रकार से डटे रहे। मैं पूरे तन मन धन से आप लोगों के साथ में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।